हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एसआरएस क्लासेस का प्रैक्टिस सेट है बिहार दौरागा 2025 के लिए, जो वॉल्यूम 1 है या एसडीएम राहुल सिन्हा का बुक है, जिसमें टोटल 15 सेट दिए हुए हैं और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो मुख्य आकर्षण बिंदु दिए हुए हैं कि सभी प्रश्नों का सरल और विस्तृत व्याख्या न्यू पैटर्न पर आधारित है और दिल्ली और पटना के एक्सपर्ट जो हैं शिक्षकों के द्वारा तैयार किया हुआ कंप्लीट पैकेज है और यह पूर्णतः एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो इसे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका। और इसका जो है आज पहला सेट है, आज से ही शुरू हो रहा है, तो लगातार इसमें 15 सेट हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो जो बिहार है यह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। याद रखेंगे ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि बिहार की भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित तथ्य हैं, जैसे जो बिहार का क्षेत्रफल है वह 94,163 किलोमीटर है। याद रखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। याद रखेंगे यह भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। और साथ ही याद रखेंगे कि बिहार की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वह 173 फीट है। 173 फीट जो है बिहार की ऊंचाई समुद्र के तल से है। और अक्षांशीय विस्तार जो है बिहार का यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। और 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार की आबादी भारत की आबादी का लगभग 8.6% है। याद रखेंगे बिहार का जो आबादी है या भारत की जो आबादी है उसका 8.6% है। और बिहार का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वह 345 किलोमीटर है। याद रखेंगे बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार है यह 345 किलोमीटर है। वहीं बिहार का पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है यह 483 किलोमीटर है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था? तो बिहार को अलग करके उड़ीसा से जो नया प्रांत है यह 1936 में बनाया गया था। हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग करके 12 दिसंबर 1911 को नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई थी। और इसकी जो घोषणा है यह यूके के किंग जो थे जॉर्ज पंचम ने किया था। याद रखेंगे ब्रिटेन के किंग जो है जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। और 22 मार्च 1912 को बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना को जारी हुई थी। इसलिए प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि 1 अप्रैल 1912 से बिहार सह जो उड़ीसा है एक पृथक प्रांत के रूप में विधिवत रूप से कार्य करना शुरू किया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा राज्य को अलग कर दिया गया था। तो याद रखेंगे कि 1936 में जो है बिहार से अलग करके उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था। वहीं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी भाग से लगभग 46% भाग को अलग करके भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण किया गया था। और बिहार शब्द का जो सबसे प्रथम उल्लेख है यह तौकात ए नासरी में मिन्हाज उज सिराज ने किया है। याद रखेंगे कि बिहार शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग जो है तौकात ए नासरी में मिन्हाज उज सिराज के द्वारा किया गया है। यानी तबकात ए नासरी के जो लेखक हैं यह मिन्हाज उल सिराज हैं। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो यह बंगाल का नवाब हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके मुंगेर हस्तांतरित कर दिया था। साथ ही याद रखेंगे कि मीर कासिम ने बंगाल में जो दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर से सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दिया था। और अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और मीर कासिम के स्थान पर जुलाई 1763 में मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बनाया गया था। और मीर कासिम ने बंगाल छोड़ करके अवैध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण लिया था। साथ ही याद रखेंगे कि 20 जून 1756 को कालकोटरी घटना हुई थी, जिसमें जो 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया था और उनमें से मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। और इसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल घटना। और हॉलवेल ने ब्लैक होल घटना को चर्चित किया जो जीवित उसमें से बचने वाले व्यक्तियों में शामिल था। और हॉलवेल जो है यह बंगाल का कार्यवाहक गवर्नर भी था। 9 फरवरी
1757 को अंग्रेजों की तरफ से जो क्लाइव था और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी, और सिराजुद्दौला की जो हत्या है मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद अली बेग के द्वारा करवा दिया था। वहीं प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था, और यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। याद रखेंगे, जो मीर जाफर था यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। साथ ही याद रखेंगे कि अलीवर्दी खान जो बंगाल के नवाब था, जो 1740 से लेकर के 1756 तक शासन किया था। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसमें बिहार ने 1 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था यह 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 11 शहरों में किया गया था। और बिहार के मधुबनी जिले के जो निवासी हैं खुशबू, इन्होंने अपने सहयोगी पायल प्रीति व निखत खातून के साथ मिलकर ट्रिपल्स लॉन बाउंस स्पर्धा में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है। याद रखेंगे, जो स्वर्ण पदक मिला हुआ है यह बिहार के मधुबनी जिले के निवासी जो हैं खुशबू ने अपने सहयोगी जो है पायल प्रीति व निखत खातून के साथ मिलकर ट्रिपल्स लॉन बाउल्स स्पर्धा में बिहार को स्वर्ण पदक जिताया है। साथ ही याद रखेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के खिलाड़ी कुल 12 पदक जीतने में सफल रहे हैं, जिसमें से एक जो है स्वर्ण पदक है, उसके बाद 6 रजत पदक है और 5 जो है कांस्य पदक है। साथ ही याद रखेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक जीतने वाली जो टीम है वह सेवाएं यानी सर्विसेज खेल जो है नियंत्रक बोर्ड रही है, और सर्विसेज ने इस खेल में 68 पदक 68 जो है स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक और 27 जो है कांस्य पदक के साथ कुल 121 पदक जीते हैं, और इन्हें भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी मिला है। याद रखेंगे, जो सर्विसेज है उन्हें भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी मिला है। नेक्स्ट है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो जो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य है यह असम में स्थित है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य है यह 175 वर्ग किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है 175 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है, और यह ग्रेट हिमालय रेंज के तलहटी में स्थित है। और इसे 1998 में ईयर भी लिख लेते हैं कि इसे 1998 में एक अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, और इसका नाम जो है सोनाई रूपाई यह नदी के नाम पर पड़ा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था यह 1972 में आया था। याद रखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था यह 1972 में लाया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय वन्यजीव डेटा जो है नवंबर 2023 के अनुसार भारत में 573 वन्यजीव अभयारण्य है। याद रखेंगे, भारत में टोटल 573 वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा आंखों के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। साथ ही याद रखेंगे कि मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। और जो मायोपिया होता है इस रोग से ग्रसित रोगी को आंख के सामने जो अवतल लेंस का उपयोग करके दृष्टि को वापस रेटिना में ट्रांसफर किया जाता है, और इसे स्पष्ट करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें जो है इंसुलिन जो है पादप हार्मोन नहीं होगा। बाकी जो है इथिलीन जो है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन यह सभी पादप हार्मोन है। इंसुलिन जो है यह मानव हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा का नियंत्रण स्तर को नियंत्रित करता है, और इंसुलिन का जो निर्माण होता है यह मनुष्यों में अग्नाशय में होता है। याद रखेंगे, इंसुलिन का जो निर्माण होता है अग्नाशय में होता है, और अग्नाशय जो है मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। जो मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि जो शरीर का वह हो जाएगा यकृत हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो साइटोकाइनिन होता है, तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है, और यह कोशिका विभाजन और वृद्धि को बढ़ावा देता है, यानी जो पौधों में कोशिका विभाजन होता है उसमें मदद करता है, साइटोकाइनिन करता है। और जो जिब्रेलिन होता है यह पौधों की वृद्धि और विकास में मदद करता है। वहीं जो एक होता है इथिलीन, यह एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, और यह फलों को पकाने में मदद करता है। याद रखेंगे, जो इथिलीन होता है यह पौधों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, और यह हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है। नेक्स्ट है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से
किन की आवश्यकता होती है? तो अस्थि और दंत निर्माण हेतु जो है कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह कैल्शियम स्वास्थ्य अस्थियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है और यह मांसपेशियों को विश्राम करने और सिकुड़ने में मदद भी करता है। साथ ही याद रखेंगे फास्फोरस जो है स्वस्थ अस्थियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है और यह प्रत्येक कोशिका और तंत्र के उस भाग में पाया जाता है जो अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। और दांतों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम जो होते हैं यह मुख्य तत्व के रूप में होते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि दांते को बनाने के लिए प्रमुख 4 ऊतक होते हैं टिश्यू, उसमें शामिल होते हैं इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम और पल्प होते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में स्टेलारिया बेंगालेंसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? तो इसकी जो खोज की गई है यह पश्चिम बंगाल में की गई है। याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्टेलारिया बेंगालेंसिस नामक एक नई पौधे की खोज की गई है और शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के जो है कालिम्पोंग में एक पौधे जड़ी बूटी वाला जो है स्टेलारिया बेंगालेंसिस की पहचान की है और यह 2245 से लेकर के 2450 मीटर की ऊंचाई पर कीचड़ वाले मिट्टी के ढलानों पर उगता है और यह केरल में पाए गए स्टेलारिया मैकिलोटोकिया के समान ही है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में जो है स्टेलारिया की लगभग 22 प्रजातियां हैं जिसमें से ज्यादातर जो है यह हिमालय में पाई जाती हैं और नई प्रजाति को वर्तमान में IUCN द्वारा डेटा की कमी के रूप में आंका गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? तो विषाणु के कारण जो होता है यह पोलियो और बर्ड फ्लू होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु जो होते हैं यह अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं और इसका जो खोज किया गया था यह 1892 में दमित्री इवानोस्की के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे जो विषाणु का खोज किया गया था यह दमित्री इवानोस्की के द्वारा 1892 में किया गया था। साथ ही हम लोग याद रखेंगे जैसे एड्स जो होता है यह HIV विषाणु के कारण होता है, जो पोलियो होता है यह पोलियो विषाणु के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा होता है यह मिक्सो वायरस के कारण होता है, मिक्सो विषाणु के कारण। एक होता है चिकन पॉक्स, तो जो चिकन पॉक्स होता है यह वेरिसेला के कारण होता है और जो चेचक होता है यह वेरियोला के कारण होता है। जो रेबीज होता है यह रेबडो परिवार का लिसा विषाणु के कारण होता है और जो हर्पीज होता है यह हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु के कारण होता है और एक होता है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है या HBV होता है जो हेपेटाइटिस बी विषाणु उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट है अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो अफीम पोस्त होता है यह पौधे के अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे अफीम पोस्त जो होता है यह पौधे में दूध जो होता है लेटेक्स निकलता है और उसे सुखाकर बनाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है पॉपवेर सोमनीफेरम है। याद रखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम जो है पॉपवेर सोमनीफेरम है और इसकी खेती जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में होता है। अफीम पोस्ता के सूखे फल के छिलकों को डोडा बोलते हैं और अफीम से मॉर्फिन, थेवेन और कोडीन प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे अफीम से ही मॉर्फिन, थेवेन और कोडीन को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जो जन्म हुआ था यह ब्रेनो एम इन में हुआ था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था यह 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। याद रखेंगे कि 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को जो है हिटलर का जन्म हुआ था और ऑस्ट्रो जर्मन सीमा के पास एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर ब्रेनो एम इन में हुआ था। हिटलर जो है 1933 में नाजी पार्टी के नेता के रूप में चांसलर बनकर के सत्ता पर काबिज हुआ और 1934 में फ्यूहरर एंड एक है रिच स्कैंडलर की उपाधि ली और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण कर दिया और यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बन गया था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर लिया था। याद रखेंगे कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी पत्नी जो है ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर लिया था और हिटलर ने अपनी आत्मकथा जो है मीन कॉम्फ ये जर्मनी भाषा में लिखा है, यानी जो मीन कॉम्फ है यह हिटलर की आत्मकथा है। साथ ही याद रखेंगे कि जर्मनी के राष्ट्रपति जो है हिंडनबर्ग की मृत्यु हुई थी 2 अगस्त 1934 के बाद हिटलर राष्ट्रपति पद पर भी प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है
नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल के साथ साथ ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। और परमाणु रिएक्टर जो होता है एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें परमाणु उपक्रियाएं शुरू की जाती है और नियंत्रित होती है और स्थिर दर पर बनी रहती है। परमाणु रिएक्टर में विखंडन अभिक्रिया के दौरान जो है उत्पन्न न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए मंदक का जरूरत पड़ता है। और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में थोरियम और प्लूटोनियम का भी प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। और भारत में जो सबसे ज्यादा थोरियम का जो भंडार है यह केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन जो लंबाई प्रदर्शित करता है ये 10 के पावर -4 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो 1 फुट होता है 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 3 फुट का मतलब होता है 1 यार्ड, यानी 1 यार्ड में होते हैं 3 फुट होते हैं। नेक्स्ट है आकाश नीला दिखाई देता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। साथ ही याद रखेंगे कि जो तारों का टिमटिमाना होता है यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो नीला प्रकाश है यह छोटी तरंगों के रूप में यात्रा करता है, इसलिए यह नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में सबसे कम होती है। और प्रकाश के प्रकीर्णन नीले रंग में अधिकतम और लाल रंग में न्यूनतम होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के समय कारण ही सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो जो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है यह ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन जी ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो डेसिबल के महत्वपूर्ण उदाहरण है जैसे व्यस्त ऑफिस में ध्वनि का स्तर जो होता है करीब 60 डेसिबल हो सकता है और व्यस्त सड़क के किनारे फुटबॉल पर जो शोर का स्तर जो होता है करीब 75 डेसिबल हो सकता है। WHO के अनुसार जो है 75 डेसिबल ज्यादा शोर की ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। यानी WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके अनुसार जो है 75 डेसिबल जो है इसको ज्यादा शोर की ध्वनि माना जाता है, यानी इसे ध्वनि प्रदूषण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है। तो कमरे में जो लगा हुआ होता है वातानुकूल यह कमरे के केवल आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है और सामान्यतः वायु को शीतल करने में संवेदी उष्मा और आंतरिक उष्मा की ऊर्जा का गर्म वायु से अपेक्षाकृत कम ताप वाले स्तर पर अथवा मध्यम में प्रत्येक सम्मोहन द्वारा ट्रांसफर होता है। एसी जो होता है उसमें शीतल यंत्र में अतिरिक्त ताप यंत्र भी लगा हुआ रहता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो एसी का आविष्कारक है उसका नाम था विलिस कैरियर, यानी जो विलिस कैरियर है इसके द्वारा एसी का आविष्कार किया गया था जिसका नाम था विलिस कैरियर। और एक एसी का जो आदर्श तापमान होता है यह 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है ये सबसे कम होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि सफेद प्रकाश में तरंग दैर्घ्य का जो क्रम होता है यह सबसे पहले बैंगनी होता है, फिर उससे बड़ा ज्यादा होता है जो जामुनी होता है, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल होता है। और लाल रंग में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, इसलिए यह कम से कम प्रकीर्णित होता है और अधिक दूरी तय करता है और प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की तीव्रता जो होती है कम नहीं होती है। इसलिए लाल प्रकाश का उपयोग जो है खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है ताकि उन्हें दूर से देखा जा सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस जो है लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो लाफिंग गैस के रूप में जो है नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जिसका फॉर्मूला जो होता है यह N2O होता है। याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह एक लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। कमरे के तापमान पर यह एक रंगहीन और ज्वलनशील गैस है जिसमें हल्की धातु की गंध और स्वाद हल्के मीठे होते हैं और इसका जो घनत्व होता है यह होता है 1.22 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और इसका जो गलनांक होता है यह 90.86 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक जो होता है 88.48 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखेंगे
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो फल को पकाने के लिए उपयोग में जो लाया जाता है यह कैल्शियम कार्बाइड होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड या जल की प्रक्रिया द्वारा एसिटिलीन का निर्माण होता है और इसका प्रयोग जो है कपूर बनाने, धातुओं को काटने जोड़ने में और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में या निश्चित के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि एथिलीन गैस का प्रयोग भी कच्चे फलों को पकाने तथा उनके संरक्षण में भी होता है। वहीं कैल्शियम कार्बाइड का जो इस्तेमाल किया जाता है यह लोहे से सल्फर हटाने में किया जाता है। और एथिलीन फलों में पाए जाने वाला प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हार्मोन है और एथिलीन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन भी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका रासायनिक फॉर्मूला जो होता है यह होता है SO2। याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वह SO2 होता है। साथ ही याद रखेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे जो जीवाश्म होते हैं ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो एक वायु प्रदूषक है और वायुमंडल में लगभग 78.08% नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है यह 20.9% यानी लगभग 21% जो है यह ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन जो है यह 0.0005% पाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो SO2 होता है यह मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पौधों के लिए हानिकारक होता है और यह पानी में आसानी से घुलनशील भी होता है। और जो SO2 होता है यह अम्लीय वर्षा के अम्लीयकरण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है यह प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा उपचाई उपयोग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करती है। याद रखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करती है और यह केवल जो प्रत्यावर्ती धारा होती है AC इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। और ट्रांसफार्मर का जो क्रूड होता है यह नर्म लोहा से बनाया जाता है क्योंकि इसमें चुंबकीय पारगम्यता जो होता है अधिक होता है। साथ ही याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, एक होती है प्राथमिक कुंडली और एक होती है द्वितीय कुंडली। नेक्स्ट है, पूछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो पूछल तारे की जो पूंछ की दिशा होती है यह हमेशा सूर्य से दूरी की ओर होती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों से मिलकर बना एक खगोलीय पिंड भी होता है। धूमकेतु या जो पूछल तारे होते हैं जिसको हम लोग कॉमेट बोलते हैं, ये जब सूर्य से नजदीक आता है तो गर्मी से पिघल करके गैस और धूल के रूप में बदल जाती है। और पूछल तारे का जो सिर होता है यह चमकीला होता है। साथ ही याद रखेंगे कि हैली एक पूछल तारा है जिसका परिक्रमण काल जो है यह 76 वर्ष है और यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार जो है यह 2062 में दिखाई देगा। याद रखेंगे हैली एक पूछल तारा है, यह अगली बार जो है 2062 में दिखाई देगा और इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। साथ ही याद रखेंगे कि सामान्य अवस्था में जो पूछल तारा होता है बिना पूंछ का होता है और पूछल तारा के शीर्ष जो होता है उसको हम लोग कोमा बोलते हैं। नेक्स्ट है, घराई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घराई अथवा गृह कर लगाने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था यह अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे जो घराई कर होता है यह भवन और महलों पर लगाया जाता था और चराई कर एक होता था यह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और यह कर भी मध्यकाल में सबसे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। याद रखेंगे जो चराई कर है यह भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। याद रखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन तथा अस्थायी सेना रखने की भी परंपरा का शुरुआत किया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो घोड़ा दागने की प्रथा थी उसका शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली इसको भी बढ़ावा दिया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो अलाई दरवाजा है, सीरी का किला, जमायत खाना मस्जिद का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था और अलाउद्दीन ने स्वयं को सिकंदर द्वितीय घोषित किया था। याद रखेंगे और अलाउद्दीन के जो बचपन का नाम था यह गुरसाब था।
नेक्स्ट है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो यह हो जाएगा सिकंदर लोदी। याद रखेंगे, मध्यकालीन सुल्तान जो है सिकंदर लोदी, इसको आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। सिकंदर लोदी जो है 1504 में आगरा शहर की स्थापना की तथा 1506 में अपनी राजधानी को दिल्ली से ट्रांसफर करके आगरा लाया था। और इन्होंने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं भी लिखे थे। इन्होंने भूमि मापन का जो प्रमाणिक पैमाना है गज ए सिकंदरी का भी प्रचलन किया था। याद रखेंगे, गज ए सिकंदरी का जो प्रचलन है ये सिकंदर लोदी के द्वारा ही किया गया था। और सिकंदर लोदी का जो मकबरा है इनके पुत्र इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया था। और यह 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। साथ ही याद रखेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो इब्न बतूता जो है यह मोरक्को यानी अफ्रीका से आया था और यह मध्य एशिया के रास्ते होकर के 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध तक पहुंचा था। और मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के इसे दिल्ली का जो है काजी बनाया था। सुल्तान ने 1342 में इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। साथ ही याद रखेंगे कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक जो है किताबुल रहला में उल्लेखित भी किया है। और किताबुल रहला जो है एक अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। साथ ही याद रखेंगे कि विरोधों का जो मिश्रण है तथा असफलताओं का जो बादशाह है यह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण तथा असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। और साथ ही ये भी याद रखेंगे कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे अधिक शिक्षित भी था। नेक्स्ट है, CPG RAMS प्लेटफॉर्म किस विभाग के अधीन कार्य करता है? तो CPG RAMS जो प्लेटफॉर्म होता है यह काम करता है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। CPG RAMS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। नागरिकों की चिंताओं और समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो यह चलाया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, अकबर ने रामसिया की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख के युक्त कुछ सिक्के चलाए थे और ये सिक्के जो है सोने और चांदी से बनाए जाते थे तथा इन्हें राम टका भी कहा जाता था। और इन सिक्कों पर एक तरफ धनुष बाण लिए राम और सीता की तस्वीर बनी हुई थी और दूसरी तरफ जो है देवनागरी से रामसिया लिखा हुआ था। और अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। याद रखेंगे, अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की भी स्थापना की गई थी और उसने रामायण और महाभारत का फारसी में भी अनुवाद भी कराया था। महाभारत का जो अनुवाद हुआ था उसका नाम रखा गया था रज्मनामा। इसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक और इसके कार्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की भी रचना की थी और अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। और इन्होंने अब्दुल समद को सीरी कलम तथा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि भी प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी अकबर हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था और 1580 में जौनपुर के जो काजी थे मुल्ला अहमद यजदी, इन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। 1582 ईस्वी में, याद रखेंगे 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही धर्म की शुरुआत भी की गई थी और दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम बड़े हिंदुओं में राजा बीरबल था और इन्होंने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी और 1579 में मजहरनामा की भी घोषणा की थी। साथ ही हम लोग देखेंगे अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य, जैसे 1562 में जो है
1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। साथ ही 1563 जो था, 1563 में अकबर के द्वारा जो है तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की गई थी। 1564 में जो है जजिया करके समाप्ति की गई थी। वहीं 1582 में जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी और 1583 में जो है इलाही सुन्नत की शुरुआत की गई थी। यह सभी जो काम है अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। निर्माता और स्मारक दिया हुआ है, निर्माता और स्मारक दिया हुआ है। पहला जो है बाबर, तो बाबर के द्वारा जो बनाया गया था यह जामा मस्जिद बनवाया गया था संभल में, इसका मिलान एक ही हो जाएगा। और हुमायूं के द्वारा जो बनाया गया था यह हो जाएगा दीन पनाह। उसके बाद जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था जो, यह जहांगीर महल हो जाएगा। और जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया गया था। तो ये मिलान 1 2 3 4, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नाम का, तथा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जहांगीरी महल, तथा जहांगीर ने अकबर के मकबरे को सिकंदरा यानी आगरा के पास में पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था यह चिनकलीज खां था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनकलीज खां को निजामुल मुल्क की और असफाजहाँ की उपाधि दी थी। चिनकलीज खां जो था यह तुरानी गुट का था और इन्होंने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की थी। इसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई और एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान भी नियुक्त किया था। साथ ही याद रखेंगे कि 1724 में शंकर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुगल सूबेदार जो है मुबारिज खां को हरा दिया था। और संस्थापक भी याद रखेंगे, जैसे जो बंगाल का संस्थापक था यह मुर्शिद कुली खां था। अवध का संस्थापक जो था यह सादत खां था। कर्नाटक का संस्थापक जो था यह सादुल्लाह खां था। भरतपुर का संस्थापक जो था चूरामन एवं पदन सिंह थे। रुहेलखंड का संस्थापक अली मोहम्मद खान और हैदराबाद का संस्थापक जो था चिनकलीज खां या निजामुल मुल्क था। हैदराबाद के आसफ शाही वंश के प्रवर्तक जो थे चिनकलीज खां था और जिन्हें प्रायः जो है निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो यह किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से अंग्रेजों ने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था और पहली बार जो है सूरत में 1608 ईस्वी में, याद रखेंगे अंग्रेजों के द्वारा पहली बार 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था और जिस सूरत कंपनी को पुर्तगाली के प्रभाव के कारण अवरुद्ध कर दिया गया। साथ ही याद रखेंगे एक हुआ था स्वाली का युद्ध। तो स्वाली का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1612 ईस्वी में। स्वाली का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज ने पुर्तगाली को पराजित कर दिया और इसके बाद अंग्रेज का सूरत कारखाना नियमित रूप से काम करने लगा था। साथ ही याद रखेंगे कि जो मुगल बादशाह थे अकबर, इनके शासनकाल में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी व्यापार के लिए प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया था। और हमें यह भी याद रखना है कि ईस्ट इंडिया का जो प्रथम गवर्नर था यह टॉमस स्मिथ था। भारत आने का जो क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए थे 1602 ईस्वी में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1608 में आई थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1616 में आई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह 1664 में आई थी। वहीं 1731 में जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है यह गाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय जिसकी समाधि जो है भारत में है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा और इसने 1793 में कॉर्नवालिस संहिता भी लागू किया था और इसे भारत में नागरिक सेवा या सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि कॉर्नवालिस जो है भारत में 1786 से लेकर के 1793 तक पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने के लिए कौन सा देश क्वालिफाई किया है?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने के लिए जो है फिलिस्तीन देश जो है क्वालिफाई किया है। तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मई 2024 में यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है और महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किसी देश को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता देने का फैसला करती है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो है इसका स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशन का स्थापना किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना था और यूएनओ का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में है और यूएनओ का जो भाषा है मुख्य रूप से ऑफिशियल भाषा वह इंग्लिश और फ्रेंच है और इसके आधिकारिक भाषाओं में और भी शामिल है जैसे चीनी है, रूसी है, उसके बाद अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी और फ्रेंच है। साथ ही याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं जिसमें शामिल है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायशीता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। और वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 देश शामिल है और 193वां देश जो बना है यह दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव दिया गया था यह सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे बंगाल में जो है ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था और कृष्ण कुमार मित्र ने ही अपनी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम संजीवनी था। इसके माध्यम से ही यह सुझाव दिया गया था और लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का भी शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था और इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह जो था वर्जित कर दिया गया था और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे जो शारदा एक्ट आया था, शारदा एक्ट यह 1929 में लाया गया और शारदा एक्ट जो है 1 अप्रैल 1930 ईस्वी में लागू किया गया था और शारदा एक्ट के तहत जो है लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़का का जो उम्र है 18 वर्ष से अधिक होने पर विवाह होना चाहिए था। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था, यह सही है। उसके बाद है राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, यह भी सही है। उसके बाद है महादेव गोविंद रनाडे, तो यह थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना यह गलत हो जाएगा क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो स्थापना किया गया था यह 1875 में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह गलत मिलान है। याद रखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो स्थापना किया गया था यह 1875 में, लिख देता हूँ डेट, 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल हेनरी स्टील के द्वारा किया गया था। साथ ही याद रखेंगे भारत में इसका जो मुख्यालय है मद्रास के पास अडयार में 1882 में स्थापित किया गया था और 1907 में एनी बेसेंट इस संस्था की सदस्य भी बनी थी। अगला है स्वामी विवेकानंद, तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे, यह सही है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था तो उस टाइम भारत का जो वायसराय था यह लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डफरिन का जो भारत में कार्य कर रहा था यह 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। साथ ही याद रखेंगे कि इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और पहले इसका जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि सर सैयद अहमद खान जो थे एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखे थे।
बाल गंगाधर तिलक जो थे इसके सदस्य होते हुए भी कभी इसकी अध्यक्षता नहीं किए थे। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, यानी WC बनर्जी जो थे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। साथ ही याद रखेंगे कि कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार जो थे पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। और इसी अधिवेशन के बाद कांग्रेस के कार्यकारिणी परिषद के विषय पर मतभेद होने के कारण अध्यक्ष पद से त्याग पत्र सुभाष चंद्र बोस ने दिया और 3 मई 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्थापना किए थे। साथ ही याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे या चित्तरंजन दास यानी CR दास थे। और 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस घायल हो गए थे। फिर उसके बाद उनके बारे में कोई प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। साथ ही याद रखेंगे द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक हैं यह सुभाष चंद्र बोस ही हैं। याद रखेंगे द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। वहीं 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था यह हुआ था 1939 में। यहाँ पर वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? यह किया गया था लाहौर अधिवेशन में। इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो अध्यक्षता किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगा फहराया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा इसी अवसर पर किए थे। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में भी अखिल भारत स्तर पर मनाया गया था। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम है। तो कावेरी नदी का जो उद्गम है यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसे दक्षिण भारत की गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। और शिव समुद्रम जो जलप्रपात है यह कावेरी नदी पर ही स्थित है। और एक है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखना है गलत कौन सा है। तो मांडव पहाड़ी या महाराष्ट्र में नहीं होगी, यह जो हो जाएगा गलत युग्म दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है गडजात पहाड़िया। तो जो गडजात पहाड़ी है यह उड़ीसा में है, यह सही है। सेवराय पहाड़िया तमिलनाडु में है, यह भी सही है। और नल्ला मलाई पहाड़िया जो है आंध्र प्रदेश में है, यह भी सही है। तो गलत जो हो जाएगा मांडव पहाड़ी हो जाएगा, क्योंकि जो मांडव पहाड़ी है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे जो मांडव पहाड़ी है यह MP में स्थित है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। याद रखेंगे कि पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियां हैं जैसे नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी पहाड़ी और शेषाचलम, यह सभी जो है आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद तमिलनाडु में है जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और सिरुमलाई पहाड़ी, यह सभी जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? तो जो नागार्जुन सागर है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है कृष्णा नदी है। याद रखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की प्रथम जो सबसे बड़ी नदी है वह गोदावरी हो जाएगी। साथ ही याद रखेंगे कि कृष्णा जल विवाद जो है यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में है। और भीमा और तुंगभद्रा जो है यह कृष्णा की 2 बड़ी सहायक नदियां भी हैं। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी पर घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन
चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। तो जो गांधी सागर है यह चंबल घाटी योजना से संबंधित है। उसके बाद जो है जवाहर सागर, यह भी संबंधित है। ये गोविंद सागर जो है और गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह जवाहर चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद सागर नामकरण जो है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु के नाम पर रखा गया है और भाखड़ा नंगल परियोजना के पीछे निर्मित झील को गोविंद सागर कहा जाता है और यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बनी एक मानव निर्मित कृत्रिम झील है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में रिहंद नदी पर बनी हुई है, जो कि सोन की सहायक नदी है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। याद रखेंगे, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है यह सोन नदी पर बनी है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह परियोजना जो है कावेरी नदी पर स्थित है और भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना जो है यह दार्जिलिंग में किया गया था 1897 में। यह भी याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे एक NHPC है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इसका जो स्थापना किया गया था यह 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। तो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर जो हो जाएगा यह काकीनाडा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जिसमें शामिल है तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई जो है तमिलनाडु में है, एन्नौर भी है तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया और कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में और पोर्ट ब्लेयर जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है यह विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है। उसके बाद मुंबई है, नवासोहा जो ये है महाराष्ट्र में है। उसके बाद मुर्मू गोवा है बंदरगाह गोवा में, न्यू मंगलुरु कर्नाटक में और कोच्चि एक है केरल में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सौर शक्ति हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा जो है प्रायः प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली ऊर्जा होती है और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में सूर्य, हवा, जल, ज्वार, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा शामिल होती है। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है, शिपयार्ड का नाम दिया हुआ है, उसके बाद जो है स्टेट का नाम दिया हुआ है। जो गार्डन रिच हो जाएगा तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में है गार्डन रिच। उसके बाद है हिंदुस्तान शिपयार्ड, यह आंध्र प्रदेश में है और मजगांव जो डॉक यार्ड है यह महाराष्ट्र में है। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड जो है यह केरल में स्थित है। याद रखेंगे जो गार्डन रिच हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, मजगांव डॉक जो हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा और कोचिन शिपयार्ड केरल में हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट है किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है। तो लिग्नाइट कोयला के जो विशालतम भंडार है यह तमिलनाडु में पाए जाते हैं और तमिलनाडु स्थित नेवेली कोयला खदान जो है भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है। लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और लिग्नाइट कोयला का जो इस्तेमाल है बिजली उत्पादन करने में किया जाता है। और कोयले का जो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है यह होता है एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो हो जाएगा यह हो जाएगा पैटागोनियन मरुस्थल। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच जो है शीतोष्ण कटिबंध में स्थित मरुस्थल को शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में पैटागोनियन, गोबी, लद्दाख मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण है। और पैटागोनियन जो रेगिस्तान है मुख्य रूप से अर्जेंटीना और कुछ भाग जो इसका चिली देश में भी स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील है।
तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है यह बैकाल झील हो जाएगी, और यह झील रूस के साइबेरिया के गैलापागोस वन क्षेत्र में स्थित है। और कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो खारे पानी की झील है। साथ ही याद रखेंगे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है यह सुपीरियर झील है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। वही विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी झील है यह तांगानिका है, और यह दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। वैसे ही एक है टीटीकाका झील। जो टीटीकाका झील है यह दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। और वहीं विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील जो है यह तुर्की का वॉन झील हो जाएगा, जिसमें जो है 330% लवणता पाई जाती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रशंसनीय का विलोम होगा। तो प्रशंसनीय का जो विलोम होगा यह निंदनीय होगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक हो जाएगा यह मैक्सिको हो जाएगा। मैक्सिको जो है चीन के बाद पेरू, मैक्सिको और चीन के बाद जो है पेरू विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक है। साथ ही याद रखेंगे कि चिली जो है यह विश्व का सबसे बड़ा तांबा और आयोडीन उत्पादक देश है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश जो हो जाएगा यह पेरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं। तो इसमें से हो जाएगा एटना हो जाएगा और मौना लोवा, यह जो हो जाएगा क्रियाशील ज्वालामुखी के उदाहरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। क्रियाशील या सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है उन ज्वालामुखी पर्वत को कहा जाता है जिनमें प्राय अक्सर उद्गार यानी विस्फोट होते रहता है। और दुनिया के ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर के किनारे स्थित हैं, और इस क्षेत्र को अग्नि वलय यानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। वहीं इटली में स्थित है एटना, जो सिसिल द्वीप पर है, तथा स्ट्रोम्बली जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। और स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे जो किलिमंजारो है यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखेंगे किलिमंजारो यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है। तो साबुन के बुलबुले का जो आंतरिक दाब होता है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पृष्ठीय तनाव के कारण बुलबुले का जो सतह होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है और इसका आकार गोल होता है। और साबुन के बुलबुले के अंदर का सतह जो होता है अवतल, और बाहरी जो सतह होता है वह उत्तल होता है। साथ ही याद रखेंगे कि साबुन का बुलबुला जो होता है रंगीन व्यतिकरण की परिघटना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, और इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध है। यह हो जाएगा मंद रोशनी वाले बल्ब में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है यह होता है V = IR। R मतलब रेजिस्टेंस होता है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि दोनों बल्बों पर जो विभवांतर होता है समान होगा, क्योंकि समांतर रूप से जुड़े हुए होते हैं। और घरों में जो होते हैं विद्युत उपकरण को समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो बल्ब अधिक चमकता है उस बल्ब का जो होता है अवरोध निम्न होता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात जो है ये 1000 पे 943 महिलाएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी जो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा हो जाएगा, जहां लिंगानुपात जो है यह 879 है। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे यह जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी यह मीरा कुमार बनी थी। याद रखेंगे भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी मीरा कुमार बनी थी। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का उल्लेख किया गया है।
साथ ही वर्तमान में याद रखेंगे कि वर्तमान में ओम बिरला जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं और जो 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है यह कोटा है। साथ ही याद रखेंगे कि जो हुकुम सिंह है तो हुकुम सिंह जो है यह तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष बने थे और 1977 में बीडी जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। जो बीडी जत्ती थे यह 1977 में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित की जा सकती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि एशिया का प्रथम विकसित देश जो हो जाएगा वह जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत मिलता है? तो यह हो जाएगा पंजाब में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का जो न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य है उसमें केरल हो जाएगा, फिर उसके बाद गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा जो है से नीचे रहने वाले जो लोगों का परसेंटेज है यह 21.9% है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है 1977-78 में शुरू किया गया था। याद रखेंगे काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुरुआत जो है 1977-78 में किया गया था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यह 2005 में मनरेगा का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो यह किया जाता है महाराष्ट्र से। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिलों की संख्या जो है सबसे अधिक है और सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात राज्य का भारत में प्रथम स्थान है और यह देश का लगभग 33% सूती वस्त्रों का उत्पादन करता है। अहमदाबाद है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। साथ ही याद रखेंगे कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कानपुर को जो है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है यह गुजरात में होता है और भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है महाराष्ट्र में होता है, फिर गुजरात में होता है, फिर उसके बाद जो है तमिलनाडु का स्थान आता है। नेक्स्ट है भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो भारत में वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वित्त आयोग जो है इसका जो वर्णन है आर्टिकल 280 में किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जो पहला वित्त आयोग है यह 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। याद रखेंगे पहला वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे यह केसी नियोगी थे, जिसका जो गठन है 6 अप्रैल 1952 को किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो 15वां वित्त आयोग की सिफारिश जो है 31 मार्च 2026 की अवधि तक प्रभावित रहेगा और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं इसमें अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष और सौम्य क्रांति घोष शामिल है। नेक्स्ट है के.एस. मनीलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो जो के.एस. मनीलाल थे यह प्रसिद्ध टैक्सोनोमिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टैक्सोनॉमी से संबंधित थे। उन्हें केरल, कर्नाटक और गोवा के वनस्पति पर 17वीं सदी के लैटिन वनस्पति ग्रंथ हार्टस मालाबारिकस का अनुवाद और व्याख्या करने के लिए माना जाता है। और मणिकलाल जो है ने कालीकट विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 12 खंड के काम को शिक्षाविदों के लिए सुलभ बनाने में 35 साल बिताए थे। और उन्होंने 1980 के दशक में केरल के साइलेंट वैली वर्षा वन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है।
नेक्स्ट है बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि आरबीआई के गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने 7 फरवरी 2025 को रेपो रेट जो है 6.2% करने का निर्णय लिया गया है, यानी रेपो रेट जो है 6.2% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा तांबा हो जाएगा या जल प्रदूषक नहीं है। बाकी जो दिया हुआ है निकेल, जस्ता, सल्फर डाइऑक्साइड, यह सभी जो है जल प्रदूषण का काम करते हैं। तांबे के बर्तनों में जल को रखने पर उसमें शुद्धता बढ़ती है। साथ ही याद रखेंगे कि जो SO2 होता है यह मिट्टी और पानी को अम्लीय बनाता है और SO2 से अम्लीय वर्षा भी होती है जिससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और निकेल के जल में अधिक घुलने की क्षति पहुंचता है। नेक्स्ट है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो ओनोस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ओनोस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है पहल भारत के वैश्विक विद्वानों के ज्ञान तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाती है, जो NEP 2020 और विकसित भारत 2047 लक्ष्यों को संरेखित करती है। साथ ही याद रखेंगे कि 29 जुलाई 2020 को के कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो यह हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है धरती के वायुमंडल में सूरज की गर्मी उपस्थित रहने की वजह से होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का जो थीम था यह भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता था। साथ ही याद रखेंगे कि सऊदी अरब ने 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी भी की है। साथ ही याद रखेंगे कि 22 मार्च 2024 को मनाया गया था विश्व जल दिवस और 22 मई 2024 को योजना का हिस्सा बने और थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, यानी 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। वहीं भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो नीरी है अवस्थित है। तो नीरी जो है यह नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो नीरी का स्थापना किया गया है यह 1958 में किया गया था। याद रखेंगे नीरी का स्थापना 1958 में किया गया था और यह पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वैसे ही यह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है जो कोलकाता में स्थित है और एक है भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे एक है राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है। याद रखेंगे हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबा का सबसे अधिक जो भंडार है यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में तांबे के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य हो जाएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर इसके बाद झारखंड हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है इसके मालंज खंड और राजस्थान का जो खेतड़ी है वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है यह चिली में होता है। याद रखेंगे विश्व में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन चिली में किया जाता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो यह हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया था और साइमन रिपोर्ट आगे चल करके 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का आधार बना था। साथ ही याद रखेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो है 1937 में 1935 के अनुसार 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और 4 जनवरी 1948 को बर्मा राष्ट्र जो है एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया था। साथ ही याद रखेंगे कि म्यांमार जो है इसका नाम बर्मा का नाम जो म्यांमार है और म्यांमार की जो राजधानी है यह नेपियडा है और इसकी मुद्रा जो है यह क्यात है और म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है यह चीन लोन यानी केन बॉल है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी सदस्य बनाया गया था और यह नई दिल्ली के संविधान सभागृह में आयोजित किया गया था और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद जो है 11 दिसंबर को हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को जो है अगला बैठक हुआ और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष जो है वी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया था यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसके शुरुआत से हुआ था। नेक्स्ट है मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 24 हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है यह प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के से संबंधित है। अनुच्छेद 24 है, इसमें बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने या अन्य किसी भी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे एक है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है इसमें मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट है और हमें यह भी याद रखना है, एक था बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है यह 1976 में लाया गया था। याद रखेंगे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है 1976 में लाया गया था। नेक्स्ट है भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेशन है। तो भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो समावेशन है यह संविधान के भाग 4 के ए में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1976 में, इसके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था और वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 51 का 1 है, याद रखेंगे अनुच्छेद जो है 51 का 1, इसके तहत 11 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था और मौलिक कर्तव्य को जो है यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य है यह रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की सिंचित निधि पर भारित नहीं है? तो यह हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता जो होता है यह भारत की सिंचित निधि पर भारित नहीं है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 266 में भारत के संचित निधि का उल्लेख है और यह वह निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। और अनुच्छेद 114 के अनुसार जो है संसद विनियोग विधेयक पारित करके भारत सरकार को संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं यह राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन सी जो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 54 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सदन के दोनों सदस्य मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला है धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह भी गलत हो जाएगा। और धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक जो है सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यसभा में नहीं किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें सही चूज करना है। पहला है इसके सदस्य जो होते हैं राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगला है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह बिल्कुल सही है कि राज्यसभा जो होता है यह अस्थायी सदन होता है और इसका विघटन नहीं किया जाता है। राज्यसभा का जो गठन है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और राज्यसभा का जो संरचना है यह अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। याद रखेंगे राज्यसभा का जो संरचना है गठन यह अनुच्छेद 80 का अधीन है और राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है और इसे राज्य परिषद कहा जाता था। यह एक अस्थायी सदन भी है और इसका विघटन कभी नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्षों पे जो होते हैं 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। साथ ही याद रखेंगे भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट है KM3 नेट जो है क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो समाचारों में देखा गया था किस समुद्र के नीचे स्थित है? तो यह जो है भूमध्य सागर के नीचे स्थित है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो है भूमध्य सागर के तल पर स्थित है और न्यूट्रिनो छोटे विद्युत रूप से तटस्थ कण है जिन्हें 1959 में खोजा गया था और फोटोन के बाद दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। सिद्धांतों में सम्मिलित हो जाएंगे। देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होती है, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक निर्वाचन सूची होती है, यह भी सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होता है, यह भी सही है। और राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है, यह भी सही है। तो राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु ये सभी सिद्धांत जो है सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी जो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो देखते हैं। इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। चंद्रशेखर जो है बिना कोई मंत्री बने सीधे प्रधानमंत्री बनने वाला एकमात्र भारत के राजनेता है। और 6 प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री थे, जैसे मोरारजी देसाई जो थे यह बॉम्बे से महाराष्ट्र से, उसके बाद चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से, बीपी सिंह जो थे ये भी उत्तर प्रदेश से, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक से और नरेंद्र मोदी जो है यह गुजरात से। ये सभी जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है और विषय वस्तु दिया हुआ है, मिलान करना है। अनुच्छेद जो 54 है यह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो इसका जो मिलान हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 75 जो है यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 155 जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद है 164 जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो यह हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में जो है पंचायती राज संस्था जो है शामिल नहीं है और वर्तमान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्य और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था शामिल है।
पंचायती राज संस्थान जो है भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। और 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया था, जो कि 3 स्तरीय होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद होती है। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन भी किया गया था। और संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता भी मिली थी। नेक्स्ट है, साथ ही ये भी याद रखेंगे कि जो 24 अप्रैल को है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खातों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यह हो जाएगा अनिवासी भारतीयों की शुद्ध दावा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गैर निवासियों के शुद्ध दावे जो होते हैं उसका तात्पर्य भारत में गैर निवासियों द्वारा रखी गई परिसंपत्ति और देनदारियों के बीच के अंतर से है। और एक भुगतान संतुलन जो होता है बीओपी किसी देश और दुनिया के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है, चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें पैसिव वॉइस को चूज करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में पीपल हैव बीन सीन वोल्व्स इन द स्ट्रीट्स, तो इसका जो हो जाएगा वोल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल हो जाएगा। यह जो हो जाएगा पैसिव वॉइस में ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट चूज करना है। इनडायरेक्ट में है ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, तो इसका जो हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन ही सेड टू मी हो जाएगा हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे हम लोग जनश्रुति बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्श्वपात युग्म शब्द का सही अर्थ है, तो पार्श्वपात का सही अर्थ हो जाएगा बगल बंधन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है? तो नया पर्यटन कर जो पेश किया गया है, यह पेश किया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रूस ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन पेश किया है, पर्यटन कर, और रूस ने पिछले रिजॉर्ट शुल्क की जगह पे एक नया पर्यटक टैक्स लगा दिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो है CDSSCO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि CDSCO का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य जो है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग के कारण चर्चा में था। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह अभयारण्य जो है असम में स्थित है, याद रखेंगे। होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य जो है असम में स्थित है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह असम के जोरहाट जिले में स्थित है और यह गिब्बन के नाम पर भारत का एकमात्र अभयारण्य है। गिब्बन जो होता है पेड़ों पर दौड़ने वाला एक कपी होता है और असम का जो श्वेत भ्रू गिब्बन है यह भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मनवाब कपी है। नेक्स्ट है, नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन ने पृथ्वी के तीसरे ऊर्जा क्षेत्र पोलर विंड की खोज की है? तो पोलर विंड की जो खोज की गई है यह आर्टेमिस
टू के द्वारा की गई है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य जो हो जाएगा भारत में बायोगैस संपीड़ित या बायोगैस संयंत्रों की स्थापना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान जो है 1 जनवरी 2025 को शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जो है मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इस पहल की घोषणा की है। छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।